10वीं विषय हिंदी पाठ नेताजी का चश्मा। व्याख्यान संख्या 3। इस पाठ के 2 व्याख्यान हमने पहले पढ़ लिए और उन दोनों में हमने इस पाठ की पढ़कर दोहराई की थी। आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। पाठ का परिचय। पाठ जो है लेखक ने इसमें देशभक्ति के बारे में बताया है, देश और देशभक्ति के बारे में कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं। कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं, कि देश की प्रगति में केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह देशभक्त था, अर्थात उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अगाध श्रद्धा भावना रखता था और इसी श्रद्धा और सम्मान के वशीभूत होकर वह नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता था और उसकी इसी देशभक्ति को देखकर उसे सेनानी न होने पर भी लोग कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि हालदार साहब जानते थे कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाले कैप्टन की अब मौत हो चुकी है और मूर्ति बिना चश्मे के होगी, इसलिए हालदार साहब यह सोचकर मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देशभक्तों की कमी नहीं है और देशभक्ति की भावना केवल बड़ों में ही नहीं है बल्कि छोटे बच्चों में भी विद्यमान है, क्योंकि सरकंडे का चश्मा बच्चे अक्सर खेलने के लिए बनाते हैं और इससे पहले चश्मा कैप्टन लगाता था। कैप्टन की मौत हो गई थी तो बच्चों ने अपना खेलने वाला चश्मा मूर्ति पर लगा दिया था। तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इतनी सी बात तो सरकंडे का चश्मा लगाने वाली थी, लेकिन बच्चों की देशभक्ति की भावना को देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे थे कि बच्चे भी देश के निर्माण में और अपनी देशभक्ति को दिखाने में पीछे नहीं हैं। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस पंक्ति का जो लिखी हुई पंक्ति है इसका आशय है कि हालदार साहब जो थे वो बार बार सोच रहे थे कि जब पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले की मौत की खबर सुनाई थी तब हालदार साहब अपने मन में यह सोच रहे थे कि उस देश और जाति का भविष्य क्या होगा जहां लोग देश की स्वतंत्रता और उसके कल्याण के लिए मर मिटने वालों अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों को अपने स्वार्थ के लिए भुला देते हैं। अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले देशभक्तों और शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। आज देश हित को नज़रअंदाज करके केवल अपने लिए जीने वाले लोग वे उन देशभक्तों को भी भूल गए हैं जिन्होंने अपना घर, गृहस्थी, परिवार, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दी और ऐसे लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपने आप को बेचने तक के लिए भी तैयार रहते हैं, अर्थात सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है,
पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला जो था एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था, हमेशा पान खाता रहता था और अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे, उसकी तोंद निकली हुई थी और जब हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। तोंद का अर्थ है पेट। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की ऐसी टिप्पणी या यह टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है व निंदा के योग्य है। कैप्टन शारीरिक रूप से अपाहिज व दुर्बल होने के बावजूद भी हृदय मन से सबल था। देशभक्त नेताओं के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखता है। पानवाले का ऐसा कहना पानवाले की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, अतः उसका ऐसा कहना सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इससे हालदार साहब की कौन सी विशेषता का पता चलता है कि हालदार साहब सच्चे देशभक्त हैं और नेताजी का आदर सम्मान करते हैं। दूसरा है, पानवाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो पानवाला कैप्टन के देश प्रेम को पागलपन समझता था, फिर भी वह कैप्टन की मृत्यु पर उदास हो जाता है। इससे पानवाले की भावुकता का पता चलता है कि वह मजाकिया के साथ साथ भावुक भी था, अर्थात उसमें संवेदनशीलता भी थी। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो कैप्टन का बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना उसकी देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर शायद कुछ ऐसा चित्र रहा होगा कि कैप्टन सोच रहे होंगे, हालदार साहब सोच रहे होंगे कि कैप्टन या तो नेताजी का पुराना साथी होगा कोई, या उसकी आज़ाद हिंद फौज में सिपाही होगा, या फौज में कैप्टन होगा, उसका चेहरा रोबदार होगा, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, फौजी टोपी पहनता होगा, बड़ा ही अनुशासित जीवन जीता होगा, चेहरा रौबीला होगा। तो कुछ इस प्रकार की हालदार साहब के मन मस्तिष्क पर कैप्टन की मूर्ति रही होगी। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो बेटा, इस तरह की मूर्ति लगाने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1 है कि नई पीढ़ी को प्रसिद्ध व्यक्तियों के महान योगदान से परिचित करवाया जाए, अर्थात उनको आने वाली पीढ़ी को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या महान व्यक्ति जो भी हुए जिन्होंने महान योगदान दिया है, उनसे परिचित कराना। बच्चों को भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा देना भी हो सकता है, और महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से जनता को, लोगों को अवगत कराना भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से लिखिए, अपनी कल्पना से लिखिए कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस महान व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं और क्यों। मान लीजिए आप किसी महान नेता की, शहीद की, स्वतंत्रता सेनानी की, जिसकी भी मूर्ति आप स्थापित करवाना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप यह भी लिखेंगे कि आप उसकी मूर्ति स्थापित क्यों करवाना चाहते हैं, अर्थात उसके कार्यों का भी वर्णन करेंगे। और उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो हमारे और दूसरे लोगों के उस मूर्ति के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व होने चाहिए कि उस मूर्ति की उचित देखभाल की जाए, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए,
सभी उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उस मूर्ति की गरिमा को बनाए रखें और जिस व्यक्ति की मूर्ति है उसके जीवन से संबंधित कार्यों व प्रेरणादायक प्रसंगों की लोगों को जानकारी दी जाए और समय समय पर मूर्ति पर रंग रोगन करवाया जाए। अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में करते हैं और जिससे हम अपनी देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं या देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसे सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, अपने आसपास हो रहे अन्याय का विरोध करना, बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराना, बिजली को बचाना, पीने के पानी को व्यर्थ न बहाना आदि। आप और भी ऐसे ही अपने दैनिक कार्यों में से उन कार्यों का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं जिनमें आप अपने देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक का अर्थ होता है ग्राहक, तो कोई ग्राहक आ गया, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, कि उसको चौड़े चौखट कि उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, अर्थात उसके स्थान पर वहाँ दूसरा लगा दिया। अगला प्रश्न है, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम कई भाषाओं का सम्मिश्रण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है या हो जाता है ताकि प्रचलित शब्द लोगों को जल्दी समझ में आ जाएं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, साथ ही दूसरी भाषा के भी कुछ नए शब्दों की जानकारी मिल जाती है। भाषा में रोचकता और लचीलापन आ जाता है। आगे भाषा अध्ययन के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। जैसे नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो यहाँ पर थी निपात दे रखा है और इस थी को आपको भी, थी नहीं भी निपात है यहाँ पर, और इस भी को आपको इस भी से आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे तुम भी कुछ न कुछ करते रहो। निपात देखो बेटा, निपात वहाँ निपात जो होते हैं वो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वाक्य में बल देने का काम करते हैं, तो निपात कहलाते हैं। अगला है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ पर ही, तो आप इस ही को भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यहाँ पर निपात है तो इस तो को आप वाक्य निर्माण करेंगे। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए भी, तो इस भी से भी आप एक वाक्य बनाएंगे। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। यहाँ पर निपात है तक, तो इस तक का आप प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो आपको ये जो वाक्य दिए गए नीचे, इनको कर्मवाच्य के अंदर बदलना है। जैसे वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। वह का क्या बन जाएगा, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। दूसरा दे रखा है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया।
हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। इसके नीचे आप जो वाक्य लिखे हैं वो भाववाच्य में बदलने हैं। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जा सकता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जा सकता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जा सकता। तो इन प्रश्न उत्तरों के ऊपर हमने चर्चा की। आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है अपनी अभ्यास उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जिन बच्चों ने लिख रखा है वो एक बार इनको दोहराएंगे और जिन्होंने नहीं लिखा है वो इनको लिखेंगे। गृह कार्य कक्षा परीक्षा हेतु आपको पाठ की दोहराई करनी है। और व्याख्यान 2 में जो हमने आपको गृह कार्य दिया था उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। हालदार साहब के लिए कौन सी बात चकित और द्रवित करने वाली थी? तो हालदार साहब के लिए स्वतंत्रता सेनानी नेताजी की प्रतिमा का चश्मा बनाने की भूल चकित और द्रवित करने वाली थी, क्योंकि चश्मा नेताजी के व्यक्तित्व का अंग था और कोई भी मूर्तिकार चश्मा बनाना कैसे भूल सकता था। दूसरे, हालदार साहब देशभक्त थे और उनके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा थी। दूसरा प्रश्न था, हालदार साहब को पानवाले का कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और क्यों? तो हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त था। पानवाले द्वारा उसे लंगड़ा और पागल बताना और उसकी फ़ोटो छपवाने की बात उसका मजाक उड़ाने की दृष्टि से ही कही गई थी। हालदार साहब ने ऐसा क्यों सोचा कि सुभाष की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? तो हालदार साहब को पानवाले से पता लग चुका था कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था और उसके अतिरिक्त उस छोटे से कस्बे में कोई और चश्मे वाला भी नहीं था। अतः उन्होंने सोचा कि प्रतिमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या आशय है? मूर्ति बनाकर पटक देने से आशय काम जल्दी जल्दी से और जैसे तैसे पूरा कर देना है। हालदार साहब ने न चाहते हुए भी मूर्ति को क्यों देखा? तो हालदार साहब सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे बरबस वहाँ से अपनी नज़रें हटाना चाहते थे। परंतु मानव स्वभाव है कि जहाँ उसका मन बहुत झुकता है उसे चाहकर भी रोक नहीं पाता, इसलिए स्वाभाविक लगाव के रूप में उन्होंने मूर्ति की तरफ देख लिया था।